आगे बढ़ने से पहले आज है होली और होली की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों के इस त्योहार पर मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सारी रंग बिरंगी खुशियां भर दे जिसकी चाहत हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं भी आपको अपना परिवार मानते हुए कुछ कलर लगाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे पहले आपको गुलाबी कलर, ठीक है ना। दूसरा ये ग्रीन कलर, आपके जीवन में हरियाली आए। तीसरा ये येलो, जिसको बोलते हैं ये अपना केसरिया कलर। एंड चौथा ये भी थोड़ा सा लाइट गुलाबी कलर। तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी तक ढेर सारे रंग पहुंचे। जय दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट है बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लमसम अमाउंट इन इंडिया। आखिर में अगर किसी के पास लमसम अमाउंट है तो उसको वो एक मुश्त राशि है जैसे, तो उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, ये सवाल उठता है। और ये सवाल छोटा मोटा नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। कभी कभी क्या होता है कि किसी के पास एक चंक अमाउंट पड़ा होता है और वो चंक अमाउंट आपको पता ही है कि उसको महंगाई खाती चली जाती है। मेरे कई सारे जानने वाले ऐसे हैं जिनको मैंने बाद में एडवाइस करके उनका जो सेविंग अकाउंट का पैसा था उसको जगह जगह पे हमने फिर क्या किया, लगवाया। यार तू क्या कर रहा है, ठीक है ना। एंड तो अभी चलते हैं, हम इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लमसम अमाउंट में सबसे पहला जो आपका खर्चा होना चाहिए, वो सबसे पहला खर्चा किस पे होना चाहिए? सेल्फ के ऊपर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है ना। सेल्फ की पर्सनालिटी अगर आपकी डेवलप्ड है तो आप कुछ भी कहीं पर भी कर सकते हैं। मीन्स जो है ना, एक आदमी के जो गुण होता है सोशल एडेप्टेबिलिटी की, मतलब उसको मैं देसी भाषा में बोलूं कि जैसा देश वैसा भेष, ठीक है ना। अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज की डेट में आपको एक बात बताऊं, अगर आप मुझे किसी भी मजदूर वर्ग के साथ, जिनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं, हाँ काम करवाने में थोड़ा सा मैं सख्त मान लो या जो भी मान लो, अगर जो है इफ आई एम पेइंग हिम, तो मतलब जो है हमें चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ पर 8 घंटे 7 घंटे तो एटलीस्ट काम करें ही करें। लेकिन आज के टाइम पर आपको पता है 4 घंटे 5 घंटे ज़्यादा कोई करना नहीं चाहता है। बट वहाँ पर भी उस क्लास से लेकर के और अपर क्लास तक जहाँ पर भी हमें खड़ा कर दो, उसी प्रकार का परिवेश, उसी प्रकार की बातचीत, उसी प्रकार का उठना बैठना, उसी प्रकार का हर चीज़ वो आपके अंदर अपना डेवलप होना चाहिए आपका। अब आप बताइए कि आप अगर उनके साथ काम कर रहे हो घरों में, आप बात करोगे किसकी? हाँ, राजनीति की बात करोगे, उनको पूरी समझ में आएगी। लेकिन आप बात करोगे इन्वेस्टमेंट की, उस समय तो उनको तो समझ में नहीं आएगी ना। आप बात करोगे नेशनल और इंटरनेशनल इशू पे, तो उनको तो समझ में नहीं आएगी ना। तो लेकिन अगर आप कहीं उस क्लास में हो जहां पे आपको उन मैटर्स पे बात चल रही है, वहां पर बात करोगे किसकी? खेती किसानी और मजदूर वर्ग की, तो वहां पर उनकी समझ में नहीं आएगी ना। तो आपके अंदर सोशल एडेप्टेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। और वो कैसे आएगी? जब आप अपने आप पर सेल्फ इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका सेल्फ इन्वेस्टमेंट में एक अमाउंट आपका जाना चाहिए। किसी भी एज के हो, किसी भी परिवेश के हो, किसी भी कैटेगरी से, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से आप बिलोंग कर रहे हो, ये आपके अंदर होना ही चाहिए। दूसरा है चाइल्ड लवली फैमिली। फैमिली में आपके ब्रदर आ गए, आपके सिस्टर आ गए, आपके बच्चे आ गए, आपकी वाइफ आ गई, ठीक है ना। माता पिता को तो इसमें नहीं लेना, वो फैमिली में आते हैं, बट वो उनके पास इतना तजुर्बा होता है कि वो हमें खुद ही समझाते हैं, ठीक है ना। तो उनका तो कोटि कोटि उनके चरणों की वंदना। तो इन परिवार में जो भी हैं आपके, दूसरा डेवलपमेंट इनका होना चाहिए, इनकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये थीम होना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आज के टाइम पर इलिटरेट रह जाए। वहां पर आप समझिए कि आप सबसे बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पर उनके ऊपर अंकुश लगाने की, या उनके ऊपर कंजूसी करने की, या उनके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पर एक चंक आप जाने दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मेन इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट है द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला इन्वेस्टमेंट है। इसका कोई शान नहीं है, कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। अरे एक श्लोक है, मेरे को क्लियर नहीं याद आ रहा है, कि जिनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते ना, ते न शोभन्ते इन सभा मध्य, जैसे जो है हंसों के बीच में बगुला होता है। अगर आपके बच्चे नहीं जो एजुकेटेड है ना, वहां पर आपके बच्चे अगर आएंगे, आप वहां पर ऐसे अपने आप को महसूस करोगे कि मेरे हंसों के बीच में मैं एक बगुला बैठा हूं, बक बैठा हूं। इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन सेम बास्केट।
भाई साहब आप अपने पूरे पूरे अंडे ना एक टोकरी में नहीं रखेंगे। मतलब ये बड़ी अंग्रेजी कहावत है, बड़ी फेमस, बड़ी कॉमन सी कहावत है। कभी भी आप अपना एक तरफ का असट नहीं लगाना। क्यों? मैं आपको बताता हूं। उस चीज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं अवधि होने के नाते मैं खुद का हूं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या था ना, अवधि में कहावत होती थी जो हमारे एक पीढ़ी दो पीढ़ी के पहले के लोग सोचते थे, आज के मान करके चलो 50-60 साल पहले की, जो हमने सुनी है अपने बाबा से, अपने गांव के लोगों से या अपने समाज के लोगों से, कि पाही चार परख की नाही। मतलब मीन्स क्या होता है, मैं उस पर भी आता हूं उनकी ये सोच ऐसी क्यों होती थी। मीन्स ये है कि पाही मीन्स जैसे मान लिया उनको कहीं पर कोई प्रॉपर्टी मिल रही है तो वो उस समय मना कर देते थे, भाई मैं इसका अपना जितना है उतना ही मैं देख रेख कर लूं, मेरे पास आपके इसको देख रेख की संभावना नहीं है। मीन्स क्या है, उनके पास कन्वीनियंस के साधन नहीं होते थे, उनके पास उतने टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं होते थे। जैसे आज के टाइम पर ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर हो गया, कटाई के लिए हो गया, रुपाई के लिए हो गया, दवाई के लिए हो गया, कई सारी चीजें ऐसी हो गई जिनकी वजह से सुगम हो गया जीवन यापन और वो करना सुगम हो गया है। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने पाही चार परख की नाही करके काफी सारी प्रॉपर्टीज को छोड़ दिया है। खुद मेरे पिताजी बताते थे उनकी मौसी के यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जितनी प्रॉपर्टी थी उससे ज्यादा उनको मिल रही थी केवल 3-4 किलोमीटर पर, बट दे हैव डिनाइड दैट। बोले भैया हमें नहीं चाहिए, अम्मा हमें नहीं चाहिए, फुआ हमें नहीं चाहिए। तो उन्होंने उस चीज को क्या कर दिया, मना कर दिया। मतलब उनका क्या था, उन लोगों का कि उनका एक पैसा था एंड दैट पैसा इज कॉल्ड फार्मिंग। एंड फार्मिंग को पैसे को वो लोग बोलते थे उत्तम खेती मध्यम बांध, ठीक है ना, नीच चाकरी चतुर निदान। मतलब इस टाइप की एक कहावत थी। वो सबसे बड़ा उत्तम माना जाता था किसको, खेती को। एक्चुअली क्या है कि भारत भूमि ऐसी धारा है, आने वाले समय पर दो चीजों को लेकर के लड़ाई होगी, आप भी जानते हो, पानी और भोजन को लेकर के। जिसके पास ये है वही सबसे बड़ा शक्तिशाली होगा, सबसे बड़ा समृद्धशाली होगा, ये बात आप मान लीजिए। एंड इत्तेफाक से हमारे पास हमारे देश में सब कुछ है, ऊपर से प्रचुर मात्रा में है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए अभी आ गया डू नॉट पुट योर ऑल एग्स। तो मतलब उस पर था मैं कि उस समय की सोच में क्या था कि वो खेती को ही प्रबल मानते थे। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को सरवाइव करने के लिए उसके इसके साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक चीज उन्होंने जरूर किया है, चाइल्ड एजुकेशन पर, खास करके मेरे फादर ने, उनके फादर ने चाइल्ड एजुकेशन पर और रिश्ते बनाने पर उन्होंने बहुत अच्छा ध्यान दिया है, ठीक है ना। मतलब किस परिवार से संबंध करना है वो उन्होंने बहुत सोच समझ करके किया है। और बच्चों की एजुकेशन का उन्होंने काफी ज्यादा ध्यान दिया है। चाहे बच्चा आज मान लिया वो ना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके पीछे पड़े रहे हैं कि भाई तेरा विकास इसी में है। ये चीज उनकी दूरदर्शिता की सोच थी, जिसका हमें दो फायदा दिख रहा है। आज के टाइम पर हमारे तीनों भाई अभी एक साथ ही हैं, हम ऊपर से हर जगह पे सारे के सारे अपने अपने जगह पे अपना अपना सेटल है। हर कोई अपने घर परिवार को देख रहा है, माता जी को देख रहा है। ऊपर से हमारे जो रिश्ते सही जगह पे होने की वजह से हमारी जो बहुएं आई हैं वो इतनी संस्कारी और सुशील आई हैं कि आज तक कभी उनको आपस में तो छोड़ो, कभी हमारी माँ ने भी उनकी शिकायत अपने बच्चों से नहीं करी है। ये मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं और अपने परिवार की दूरदर्शिता मानता हूं, क्योंकि सभी हमारे साथ वाले हमारी ये वो क्लेश की जड़ बताते हैं कि बहुएं ही होती हैं, बट मेरे ख्याल से मैं तो मानता हूं कि ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअली आपके ऊपर, ठीक है ना। तो अगर आप अपने सारे अंडे एक जगह पे नहीं रख रहे हैं तो आपको उसमें कई सारी सहूलियतें हो जाएंगी। अब आ जाते हैं आपको इन्वेस्टमेंट किस टाइप से करनी है। अब यहाँ पर आपको अपनी एज तो मैटर करनी पड़ेगी, एज के मुताबिक। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास लमसम पैसा है तो आपकी एज तो कम से कम 40 एंड अबव तो होगी, ठीक है ना, 40 एंड अबव होगी। कोई भी रेयर बंदा होगा जिसके फादर उसको 30 इयर्स में दे देंगे सारा अपना कार्यभार कि भाई ये ले जा तू संभाल ले। तो 40 एंड अबव का बंदा होगा, उसी के पास ही चाहे अपनी कमाई का है, चाहे परिवार की कमाई का आएगा, चाहे प्रॉपर्टी का आएगा, चाहे चंक का आएगा, या मान लिया इसमें 60 साल के हमारे सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं, उनके पास भी अपना रिटायरमेंट वगैरह का कार्पस आ जाएगा। या किसी का कहीं पर पुराने जमाने में जैसे मान लिया कानपुर और जो है कोलकाता, ये मेरे कई सारे जानने वालों के, वहां पर क्या होता था, फैक्ट्रियां होती थी। फैक्ट्रियां जब बंद हुई तो वहां पर उनका जो मकान दुकान प्लाट था
वो उसको जब उन्होंने सेल किया तो उन्हें काफ़ी हैवी अमाउंट मिला है, और वो अमाउंट मिलने के बाद में उसको संभाल नहीं पाए। इसलिए नहीं संभाल पाए कि उनको नॉलेज था ही नहीं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ले जाकर के बैंक में रखा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ले जाकर के कहीं एक खेत ले लिया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ले जाकर कुछ ऐसी चीज़ कर लिया कि जिसकी वजह से वो अमाउंट जाता रहा। हाँ, कुछ लोगों के पास है तो उन्होंने अगर राय सलाह लिया है तो उनको ये चीज़ें हुई हैं। अब लमसम के लिए आपको देखिए, लमसम के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रूल ऑफ 72 याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। रूल ऑफ 72 आपको फॉलो करना पड़ेगा, ये आप मान लीजिए। जाहिर सी बात है, देखिए होली है, होली का दिन है, काफ़ी सारे ठीक ठाक वीडियोज आपको कल से मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब जो है समय मिलता है तो समय मिलने पर काफ़ी अच्छी बातें निकल करके आती हैं। तो रूल ऑफ 72 में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। रूल ऑफ 72 को जो भी आपका इंटरेस्ट है उससे आप डिवाइड करें। सपोज करिए 8% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 9 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा, ठीक है ना। कितने साल में? 8% के हिसाब से 9 ईयर्स में। अगर वहीं आप 12% के हिसाब से कर रहे हैं तो आपका 72 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 6 ईयर्स का, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका इतने दिन में पैसा डबल होगा। अब आप देखिए, इसमें आपकी महंगाई शामिल है, टैक्स और टीडीएस का डिडक्शन इसमें आपका शामिल है, ठीक है ना। अब आपको अगर 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, 9 साल में आपका पैसा अगर डबल हो रहा है, उसके बाद में उस पर अगर टीडीएस लग जा रहा है तो डबल से आपका टीडीएस क्या होगा, जिस आप इनकम टैक्स स्लैब में आ रहे हो उसके हिसाब से आपका पैसा कट जाएगा। 10% तो आपका फ्लैट ही कट जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। 10% तो आपका फ्लैट ही कट जाएगा। तो अभी उसको माइनस करने के बाद में आप महंगाई को भी नहीं बीट कर पाओगे, क्योंकि 3 से 6% के बीच में महंगाई का आंकड़ा तो आरबीआई ने फिक्स करा हुआ है। जैसे ही 3 से 6 के बीच में है, कोई हो हल्ला नहीं मचेगा, कोई हो हल्ला नहीं मचेगा। 3% से कम अगर महंगाई, यही तो मैं बोल रहा था कि जापान की तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, डिफ्लेशनरी उनकी कैसे इकोनॉमी चल रही है भगवान जाने इतने दिनों से। उसको तो मेरे को, मैं से बता रहा हूं कि उसको तो मेरे को बहुत ही स्टडी करना पड़ेगा कि यार कैसे वो लोग इस टाइप से। चलिए, तो 3 से 6%, जैसे ही 6% से ज्यादा होगा तो सरकार सीधे चाबुक किस पर चलाएगी? आरबीआई पर चलाएगी। यार मेरी सरकार बचनी मुश्किल हो रही है, हैं? तुम्हारी महंगाई कहां पर जा रही है, तुम्हारा क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, उसको लेकर के आओ। आरबीआई का गवर्नर शशिकांत जी भागा 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 कहां आएगा? पहले तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करेगा, उसके बाद में पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री भागी भागी पीएमओ में रिपोर्ट करेगी। तो ये सिनेरियो है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखना है कि 7 और 7.25% तक तो इस समय चल ही रही है आपकी, 7.5 मान करके चलो, इतनी तो महंगाई आपकी चली रही है सरकार के काबू में। जब यहां पर हो जाता है तब सरकार उसके बाद स्टेप पर स्टेप बढ़ाना शुरू कर देती है, आपके इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना शुरू कर देगी, रेपो रेट को बढ़ाना शुरू कर देगी, रिवर्स रेपो रेट को, उससे तो ऑटो इंक्रीज हो जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं, और सारा बर्डन किस पर पड़ता है? जनता पर ही पड़ता है, हमारे पर पड़ता है और आप पर पड़ता है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है बताइए। तो भैया जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो छोटी मोटी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करो, अगर जिसके पास है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को संभालो, नंबर 1। दूसरा, आपको फिक्स तो चाहिए इंस्ट्रूमेंट यार। लिक्विडिटी की प्रबल संभावना कहां पर है? पोस्ट ऑफिस और बैंक में है, तो कुछ ना कुछ आपको एफडी में डालना ही पड़ेगा। जैसा कि मैंने कॉल दिया है, हमारे सीनियर सिटीजन अभी डाल सकते हैं। आने वाले समय में जून क्वार्टर के बाद में आपके इंटरेस्ट रेट में कटौती होने की संभावना है, ये बढ़ोतरी नहीं होगी, कटौती होगी। तो अभी आप डाल सकते हो तो डाल सकते हैं। दूसरा, आप एक पोर्शन किस में लगाएंगे? गोल्ड में लगाएंगे। किस में लगाएंगे? गोल्ड में लगाएंगे, ठीक है ना। लास्ट की कैटेगरी जो आपकी बच रही है, क्योंकि गोल्ड आपको, गोल्ड वो भी फिजिकल गोल्ड नहीं रखेंगे। गोल्ड में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये ट्रस्टेबल है, सदियों से आजमाया हुआ धातु है। अब रही बात, आप लमसम की बात कर रहे हो, तो लमसम की बात इसका मतलब क्या है कि आपको एलोकेट करना है, मैं वो मान करके चल रहा हूं। देखो, और मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले दोस्त ये भी बता दूं कि हर वीडियो हर किसी के लिए सुटेबल नहीं होता है, लेकिन क्या है, हजारों व्यूवर्स में से, ठीक है ना, तकरीबन 400-500 जो है सब्सक्राइबर्स में से, 400 के आसपास में से, तो उनमें से कई सारे ऐसे होंगे जिनके कई सारे सिनेरियोज होंगे और वो फिट बैठते होंगे। तो हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में आपको परमपिता परमात्मा वहां पर ले करके जाए, ठीक है ना, और आप उन चीजों को करें। अगर ईश्वर हमें नहीं ले जाते तो मैं उन चीजों को नहीं करता,
आज हमें अपने पूरे परिवार को भी मैनेज करना है, उन्होंने भी मैनेज करना है, हर किसी ने मैनेज करना है। और ये समझ आपको, जब तक आप एक ग्राउंड लेवल से उठे हुए लोग नहीं हो ना, तब तक ये चीजें किताबी बातों से नहीं ध्यान में आती हैं। ठीक है ना, किताबें तो रिफर मैं भी करता हूं, काफी सारी रिफर करता हूं, ठीक है ना, लेकिन आज के टाइम पर मुझे सबसे द बेस्ट अगर किताब लगी है, मैं सही बताऊं तो मुझे संजय बारू की द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लगी है। मैं किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, लेकिन एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पीएम मनमोहन सिंह के बारे में, उनकी कार्यशैली के बारे में संजय बारू ने इतनी अच्छी तरीके से उसको उठाई है। सेक्रेटरीट में क्या चलता है, फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने कैसे टैकल किया, इंडियन इकोनॉमी को कैसे टैकल किया, एंड इतनी बड़ी कोलाइड गवर्नमेंट को उन्होंने कैसे टैकल किया है, ये मनमोहन सिंह की ही बस की थी। उनके जैसा 12-12 घंटे 14-14 घंटे उन्होंने उस उम्र में काम कैसे किया है, ये आप कभी मौका मिलेगा तो एक्सीडेंटल, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा उस बुक ने प्रभावित किया है, संजय बारू की। ठीक है ना। हाँ, कहा था मैं, गोल्ड। गोल्ड एक ऐसा एसेट है कि जिसको आप कभी भी इसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, लेकिन आज के टाइम पर गवर्नमेंट आपको किसकी फैसिलिटी दे रही है, एसजीबी की फैसिलिटी दे रही है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की फैसिलिटी दे रही है। अगर मौका मिले तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जरूर लेने की कोशिश करिएगा, काफी विश्वस्त है। 2-2.5% आपको इस पर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाता है, प्लस जितना आपका गोल्ड का रेट बढ़ेगा उतना। हाँ, 8 साल का लॉक इन पीरियड है इसमें, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन अच्छा भी है, क्योंकि आप जिस चीज को कर रहे हो, एफडी भी आप कर रहे हो तो तकरीबन आप चाहते हो मेरी मैच्योर हो जाए यार, ठीक है ना, तो इन द इमरजेंसी आपको है तो भी प्रावधान है उसमें, तो गोल्ड हो गया। उसके बाद में आपका अगला एसेट आ गया, सबका प्यारा एसेट, इक्विटी। ठीक है ना, इक्विटी के 2 पोर्शन है, एक आप डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से शेयर से ले सकते हैं, और दूसरा आप क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर आपके ऑन बिहाफ आप पर क्या करता है, शेयर्स को खरीदता है। ठीक है ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं उसकी रोज रोज बहस चलती रहती है। बट इस असेट की क्या खासियत है, इस असेट की खासियत यह है, इस असेट की खासियत और इसका ड्रॉबैक, दो ही चीजें बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि ये जोखिम के आपके अधीन है। ठीक है ना, ये मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर है, सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है। एंड सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपकी महंगाई को ये बीट करने का दम रखता है। सोना भी रखता है, लेकिन सोना क्या है, वो स्लोली चलता है, और वो सडन जो है 10 साल के बाद में एक बार जंप करता है। ठीक है ना, जंप करके वो इक्विटी के बराबर आपको रिटर्न दे देता है, लेकिन उतने टाइम तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसमें आपको पेशेंस की जरूरत नहीं, हालांकि है पेशेंस की जरूरत, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव इतना है ना कि आदमी क्या करता है, भूल जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। सबसे बड़ी जो इसकी खूबी है, ये इसको भी लोग इसको असेट मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो सोचते हैं मैंने मार्केट में पैसा लगा दिया तो मेरा दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा, अगर मैंने म्यूचुअल फंड में डाल दिया या मैंने शेयर ले लिया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना, नंबर 1। दूसरा, इसकी सबसे बड़ी जो इसकी खासियत है वो क्या है, ये इन्फ्लेशन को बीट करके आपके पैसे को ग्रो करने में, आपके अमाउंट को, पैसे को कमाने में ये आपकी हेल्प करता है। तकरीबन मान करके चलिए कि 5 साल में किसी भी क्लास में, किसी भी कैटेगरी में आप रख रहे हैं ना, तो 5 साल में मान करके चलिए कि आपको पैसा डबल हो जाएगा, 12% के आसपास। तो किसी भी हर कीमत पर ही रिटर्न दे देता है, चाहे वो कैसे से भी कैसा फंड आप ले रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप उसको रिव्यू करके मान लिया कोई ना कोई फंड की परफॉर्मेंस अगर डाउन हो गई, वो मैं नहीं कह सकता, वो अपवाद होंगे, लेकिन ये आपको दे देता है। तो आपका जहां जहां पर एलोकेशन का दिखता है, वहां वहां पे मैंने कई सारी कैटेगरीज आपको बताने की कोशिश करी है। आपको जहां पे अपना स्व विवेक से आता है वहां पे आप रखिएगा, नहीं तो आपका अपना क्या विचार है, और उसके बाद में आप कितना कहां पार करना चाहते हैं। अगर आपको दुविधा आती है तो कमेंट जरूर करिएगा, आपको एडवाइस कर दिया जाएगा प्रॉपर सबके सामने। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, अगर लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और लाइक के साथ साथ शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।